आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हालांकि मैं मैक्सिमम लेक्चर में ये कहता हूँ कि आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर सबसे 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आज तक SSGU, कुमार यूनिवर्सिटी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज कराए जाएंगे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगर आपने ये लेक्चर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहली बात तो आप मैंने आपके अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री BSc 4th सेम नाम से 4th सेम इम्पोर्टेंट करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं। अगर आप एक बार उसको भी देख लेंगे तो आपको और ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको भाई इतना टाइम नहीं है, आपको रिवीजन करना है, कल आपका एग्जाम है, तो आप कुछ नहीं ये लेक्चर देख लेना। इसमें वो सारे क्वेश्चन जो आज तक आए हैं वो सारे लेक्चर क्वेश्चन कराए जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बनेंगे और गारंटी है इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, तो देखते हैं आपके कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या डिस्कस लुईस एसिड बेस कंसेप्ट विद सुटेबल एग्जांपल। देखो मैंने कहा था एसिड बेस कंसेप्ट में चार आपके एसिड बेस कंसेप्ट है। कौन से? आर्रिनस, ब्रोंस्टेड लॉरी, लुईस एसिड बेस और लक्स फ्लड। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों में से देखो पहला क्वेश्चन आ भी चुका है। किससे आया? लुईस एसिड बेस कंसेप्ट से। तो आप समझना है कि लुईस एसिड बेस कंसेप्ट होता क्या है और इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। देखो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं। देखो जैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है तो पहली बात आप खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि वैसा आपको कितना आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। तो वैसा देखो हाँ, लुईस के अकॉर्डिंग ऐसे एसिड उनको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस all species which accept the electron pair are known as Lewis acid। और ऐसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, उनको कहा जाता है लुईस बेस। हर सब स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास दो चीजें होनी चाहिए। या तो होना चाहिए सिंपल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो कोई चीज ली जाएगी। या उनके पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तब भी वो ले सकते हैं, चाहे उनके इलेक्ट्रॉन की कमी हो ना हो, बट खाली जगह पड़ी है तो ले लो। इलेक्ट्रॉन लुईस बेस बनने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने हैं। डोनेट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जब ज्यादा होंगे तभी तो वैसा डोनेट किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो खुद के पास इलेक्ट्रॉन है पर जितने चाहिए उतने है तो दिक्कत होगी। जब तुम्हारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा है तभी तो डोनेट करने जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर डोनेट करना है तो या तो होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या होनी चाहिए लोन पेयर। क्या होनी चाहिए? लोन पेयर। तो ये कंडीशन होती है। लुईस एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, और लुईस बेस के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है विद सुटेबल एग्जांपल। सुटेबल एग्जांपल से भी देखो सुटेबल एग्जांपल से कैसे दे सकते हैं। देखो अब एसिड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो जितने भी आइटम है जैसे तीन में प्लस चार्ज है, NO प्लस सुना है कभी? NO प्लस ये हो सकता है। देखो NO प्लस तो नहीं, देखो ये देखो H प्लस जिसके लिए थ्योरी आई थी AlCl3 BF3, देखो ना इनके पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। यही तो थ्योरी नहीं बता पाया था ना आर्रिनस और ब्रोंस्टेड लॉरी ने, ये नहीं बता पाया था। आर्रिनस और ब्रोंस्टेड लॉरी दोनों की थ्योरी ये थी कि भाई साहब जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिड है। इनके पास तो H+ होते ही नहीं थे, तब भी एसिड होते थे। तो ये बताया था किसने? लुईस ने क्या एग्जांपल दे दिए ये सारे। ऐसे बेस के लिए अमोनिया NH3, क्यों? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। OH माइनस, क्यों? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। H2O, क्यों? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। कितने हैं? लोन पेयर। तो ये चीज तो दिख रहा है। तो लुईस एसिड कंसेप्ट के हिसाब से सिंपल चीज, एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं
और बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उनको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और या तो वैकेंट ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन वो ले सके। बेस बनने के लिए कंडीशन है कि वैसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास हो नेगेटिव चार्ज या हो क्या, लोन पेयर। दोनों तो होने की वजह से ही क्या हो जाएगा, डोनेट हो पाएगा। अब एसिड का एग्जांपल हो गया H+ AlCl3 Bl3। ये दोनों क्यों है, ये दोनों इसलिए क्योंकि इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये इसलिए क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे लिया NH3OH- H2O। ये क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये क्यों है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्यों है, इसके पास क्या है, ये लोन पेयर। ये जब ये डोनेट करेंगे तभी तो चीज आगे बढ़ेगी। तो ये था लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इसमें और भी एक्स्ट्रा कोई चीज तो नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एक और चीज आती है, एप्लीकेशन आ सकती है। तो एप्लीकेशन बता सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ से। जैसे अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ की जो एप्लीकेशन है ना, वो मैं अभी बताऊंगा। क्यों, क्योंकि एक सवाल खुद आया है, इसकी ही एप्लीकेशन से सवाल आ रखा है, तो मैं उसको बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को समझ आ गया। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है कि लुईस एसिड्स क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है। इनको अच्छी से लिखना ही ज्यादा जरूरी है, ऐसे लिख के नहीं होगा, तुम्हें लिखना पड़ेगी पूरी डेफिनेशन। और डेफिनेशन लिखने के लिए नोट्स आपके पास है, मैंने आप प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री के नोट्स दे दूंगा, उससे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, जो कि था 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो उस हिसाब से लिखना भी पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन 3 ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड NH3 एंड आयनाइजेशन ऑफ SO2। तो देखो, अब ऑटो आयनाइजेशन, ये सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑटो आयनाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। ऑटो आयनाइजेशन का इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ाया था जब भी मैंने सॉल्वेंट एसिड कंसेप्ट पढ़ाया था, उससे उसी लेक्चर में मैंने शुरू में बताया था कि वैसा ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है। ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई सॉल्वेंट स्पीसीज खुद को कैटायन और एनायन में डिवाइड करती है, उसको कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। यही ऑटो आयनाइजेशन तुम्हें NH3 का बताना है, और NH3 के कौन से बताने हैं, 3। ये याद एक्सेप्शन टाइप का था कि NH3 3 टाइप के ऑटो आयनाइजेशन दिखा सकता है, और किसका आयनाइजेशन बताना है, SO2 का बताना है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले NH3 के। तो वैसा NH3 के 3 आयनाइजेशन होते हैं। देखो, जब भी NH3 हमारा कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाला NH3 टूटेगा। NH3 क्या एक बेस है, देखो एक्चुअल में तो NH3 एक बेस है, पर पॉइंट जैसे वो वैसा हमारा इसमें जाएगा, किसमें, आयनाइज होगा, तो ऑब्वियसली वो अपने अंदर से H+ निकाल सकता है। क्या निकालेगा, H+ निकालेगा। NH3 ने अपने अंदर से क्या निकाल दिया, H+ निकाल दिया। अब ये H+ जो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोबारा NH3 से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वैसा अभी ऑटो आयनाइजेशन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से समझ नहीं आएगा। जिसने पढ़ा उसे आराम समझ आ रहा होगा, क्योंकि वैसा उसके अंदर, किसके अंदर, सॉल्वेंट है, बहुत सारे NH3 होंगे। तो एक NH3 से H+ निकला, वही H+ दूसरे NH3 को पकड़ेगा। ये NH3 + H क्या हो जाएगा, NH4। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, ऐसे तो होगा, तो इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस करते हैं, H+ से H+ कर दिया, तो क्या हुआ, NH3 जैसे ही आयनाइज हुआ, इसने कैटायन क्या बनाया, NH4, और एनायन क्या बनाया, NH2। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट कैटायन, और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एनायन, क्योंकि NH4+ है और ये NH2- है। तो ऑटो आयनाइजेशन ऐसे ही कहते हैं कि NH3 ने जैसे ही खुद के साथ रिएक्ट किया, तो एक बना दिया कैटायन, एक बना दिया एनायन, इस तरीके से बनाते हैं। जनरली ये H2 का देखते हैं हम, H2 का जब देखते हैं ना, ये बताओ आपने, H3O+ निकलता है और OH- निकलता है, ये तो बहुत सुना होगा, ये हर किसी का भी होता है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर देखो, सॉल्वेंट सीधा 4th सेम केमिस्ट्री इंपोर्टेंट में ये वाला लेक्चर भी होगा, ठीक है। अब समझना, लेकिन कहा क्या है, 3 बताने हैं। मैंने कहा था NH3 के 3 होते हैं, तो ये 3 होते क्या है, देखो NH3 ने इस बार एक H+ निकाला, लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है NH3 के बाद कितने H+ है, 3 H+ हैं, तो NH3 2 H+ भी तो निकाल सकती है, कितने, 2 H+ निकालेगी। अगर 2 H+ निकाल देंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, NH2 है -2, कितना आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। अगर -2 का चार्ज आ जाएगा, फिर अब ये 2 H+ कहाँ जाएंगे, अब 2 H+ तो नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली NH3 में एक ही H+ आ सकता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है, तो वो सिर्फ एक ही H+ को क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है। तो जब एक ही H+ को न्यूट्रल करेगा, ये NH4 बनेगा और प्लस चार्ज के साथ, ठीक है। अब देखो H+ से H+ कर जाएगा, अब उससे फर्क नहीं पड़ता, वो 2 है 3 है, हम खाली जनरल लिख रहे हैं। तो NH3 गिव्स क्या दे रहा है, कैटायन भी इस बार उसने NH4 ही दिया, कैटायन हमेशा सेम देता है, पर एनायन इस बार क्या दे दिया, NH2-, क्या NH
टू माइनस, यहाँ दिया उसने NH2 माइनस और यहाँ दिया NH2 माइनस। इनके नाम भी होते हैं पता है, NH, ये याद रखना इनके नाम भी होते हैं। देखो अब मैं अभी बताता हूँ तीनों के नाम। देखो अब तीसरी चीज कितने हैं, 3 है। पहली कंडीशन में एक H प्लस निकाला, दूसरी कंडीशन में 2 H प्लस निकाले, तीसरी कंडीशन में अगर NH थी 3 H प्लस निकाल देते हैं, मतलब तीनों के तीनों ही H प्लस दे देगी इस तरीके से। अगर 3 H प्लस देते तो नाइट्रोजन के बाद कोई H नहीं बचेगा, तो नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज आ जाएगा। अब ये 3 H प्लस में से एक H प्लस वापस से NH3 को पकड़ेगा और इसे NH4 प्लस बना देगा। सॉल्वेंट कैटाइन तीनों में सेम है, चेंज हो रहा है सिर्फ सॉल्वेंट एनायन। तो NH3 जब एक और तरीके से डिसोशिएट हो सकती है, किसमें, NH4 प्लस और N3 माइनस, N-3 ऐसे करता है, N-3 में हो सकती है, ये चीज याद रखना। तो याद ना ये 3 ऑटो आयनाइजेशन है। पहली कंडीशन में अगर देखो NH3 का आयनाइज हो रहा है, NH3 आयनाइज होगा तब अंदर से क्या निकालेगा, H प्लस निकालेगा। पहली कंडीशन में एक H प्लस निकाल सकता है, दूसरी कंडीशन में 2 H प्लस और तीसरी कंडीशन में 3 H प्लस। तो 3 टाइप के आयनाइजेशन हो सकते हैं। पहले टाइप में NH4 बनेगा और NH2 माइनस बनेंगे, दूसरे आयनाइजेशन में NH4 तो बन ही रहा है लेकिन अब बनेगा NH-2 और तीसरे आयनाइजेशन में बनेगा NH4 और साथ में N-3 बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 ऑटो आयनाइजेशन किसके, अमोनिया के। ठीक है, लिक्विड NH3 के। अब आता है SO2, क्योंकि SO2 का भी, SO2 के 3 नहीं होते, SO2 सिर्फ एक ही तरीके से आयनाइज होता है, याद रखना। देखो SO2 है, SO2, अब SO2 जैसे डालेंगे ऑक्सीजन ही निकलेगा तो SO निकलेगा, O में क्या चार्ज होता है -2, तो यहाँ जाएगा +2 का चार्ज आ जाएगा। अब SO2 ये रहा, ठीक है, SO2 ये रहा। अब इस SO2 में कैटायन है, मतलब इस बार जो एनायन है, याद रखना ये चीज याद रखना, अटैक करने वाला जाता है जो निकलता है, ये नहीं आएगा अटैक नहीं, ये आएगा। तो SO2 में अटैक कौन करेगा, O-2। जैसे ही सल्फर, जो सल्फर के बाद कहाँ होता है, सल्फर किस फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है सल्फर, तो इसके बाद लोन पेयर होते हैं, और जैसे लोन पेयर होंगे ये से अपने लोग यहाँ पे अटैच करेगा और इस तरीके से देखो SO3 -2 बना देगा। आए बात समझ में, इस तरीके से आने देखो SO2 टूटा, SO +2 में, साथ में O2 माइनस निकला, इस O2 माइनस ने वापस SO2 पर अटैक किया और SO2 O2 माइनस और SO3 +2 बना दिया। ठीक है, सिंपल SO3 -2। तो जब मैंने एक साथ लिखा तो क्या हो जाएगा, SO2 कैटायन क्या मिला, SO +2 और एनायन क्या मिला, SO3 -2। तो ये हो गया आयनाइजेशन किसका, SO2 का। तो याद रखना ये होते हैं ऑटो आयनाइजेशन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट इसी में पूरा बेस्ड है, तो ये आने जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये किस तरीके से आयनाइज हो रहे हैं, क्या तुम्हारा कैटायन बन रहा है, क्या तुम्हारा एनायन बन रहा है, क्योंकि एक आने अभी आने वाला है सॉल्वेंट कंसेप्ट, वो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो याद रखना। तो अगला क्वेश्चन भी होता हुआ इसमें हम देखो, हमसे पूछा गया था ऑटो आयनाइजेशन बताने थे, 3 किसके, लिक्विड NH3 के हमने बता दिए। उसके बाद हमसे पूछा था कि SO2 के भी बताओ, तो हमने बता दिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन लक्स प्लस एसिड बेस कंसेप्ट। मैंने कहा था ना वैसा एसिड बेस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके क्वेश्चन आए हैं। तो अब क्या पूछा है हमसे, लक्स प्लस एसिड बेस कंसेप्ट बता दो। ठीक है, अब लक्स प्लस एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, अब देखो खुद भी कोशिश करो, आ रहा नहीं आ रहा है तुम्हें, अब तुम्हें देखो ये क्वेश्चन देखे तुम्हें बता देगा कि तुम कितने पानी में हो। लक्स प्लस एसिड बेस कंसेप्ट हमसे पूछा है। देखो लक्स प्लस ने सिंपल बात की थी, सबने कहा था कि वैसा एसिड कुछ है बेस कुछ है। देखो इधर देखो लक्स ने कहा था कि वैसा मेरे लिए एसिड वो होते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सके। क्या, एक्सेप्टर ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन क्या होता है, अभी देखा था O-2 ऑक्साइड। जैसे देखो ना, हमने कहा था H प्लस को एक्सेप्ट करने वाले बेस होते हैं, H प्लस को टॉलरेट करने वाले एसिड होते हैं, कहाँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में। उसी टाइप का है, ये कह रहा है कि O2 माइनस ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो डोनेट करें, डोनेट ऑक्साइड आयन, जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे बेस हो जाएंगे। तो अगर वो पूछे कि लक्स एसिड क्या होता है, तो लक्स एसिड होता है ऐसे एसिड जो, ऐसे स्पीशीज जो कि क्या करते हैं, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं। और लक्स बेस क्या होता है, ऐसे बेस, ऐसे स्पीशीज जो कि ऑक्साइड आयन को करते हैं, डोनेट करते हैं।
ठीक है, आए बात समझ में। इसके कुछ एग्जांपल देखें तो देखो, जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करो, क्या एग्जांपल है, दोनों के एग्जांपल बताता हूँ। देखो जैसे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये O2 आयन को डोनेट कर सकता है, क्यों, Ca+2 और O -2 हो रहा है नहीं हो रहा है डोनेट, तो ये क्या है, एक लक्स बेस है। अब एसिड की बात करें तो एसिड क्या होता है, SiO2, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सुना होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक एक्सेप्टर होता है, क्योंकि अगर तुम इससे ऑक्सीजन दो ये ऑक्सीजन लेता है। कैसे पता चला, मैं दिखाता हूँ, देखो एग्जांपल, हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CO की रिएक्शन किसके साथ कराई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कराई, इसने एक सॉल्ट बनाया, वो था कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। और तुम खुद देखो किससे ऑक्सीजन गया, कैल्शियम से ऑक्सीजन जा चुका है, किस में ऑक्सीजन आ चुका है, सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन आ चुका है। जिसके पास ऑक्सीजन आता है वो एसिड होते हैं, जिसके पास जो ऑक्सीजन देता है वो बेस होते हैं। तो CO एक बेस है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक एसिड है, ठीक है, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। ऐसे एक और एग्जांपल अगर हम किसके साथ दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी देखो, इसकी अगर देखो लिमिटेशन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा थोड़ी कितने बताएंगे। देखो लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी, देखो लक्स फ्लड की लिमिटेशन सिंपल होती है, ये जैसे देखो ये कौन सा ऑक्सीजन लेने वाला है, एसिड है ना, ये AlCl एसिड होता है, कहाँ ऑक्सीजन लिया इसने, NH3 अमोनिया बेस होता है, कहाँ का ऑक्सीजन दिया इसने, ये चीज। ऐसी स्पीशीज जो कि जिसमें ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट ही नहीं है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। तो याद रखना इसकी लिमिटेशन कितनी है, स्पीशीज लाइक AlCl3 and NH3 does not contain oxygen atom even after they are acid and base। याद रखना ऐसी स्पीशीज जिनमें ऑक्सीजन आयन कंटेन नहीं है, ऑक्सीजन ना होते हुए भी ये एसिड बेस दिखा रहे हैं, ये क्या है, लक्स फ्लड की लिमिटेशन है। तो ये भी आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर बहुत छोटा सा थ्योरी है जो कि आ सकती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे मेरे को नीचे दी गई स्पीशीज को लिखना है, BF3, BCl3, BBr3 और PI3 सारे साथ। देखो सबसे पहले सारे एसिड है, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों, बोरॉन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एसिड होते हैं। तो इनको क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं कारण बताता हूँ। इसका इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ही होता है BI3 का सबसे ज्यादा, फिर BBr3 का, फिर रुको ठीक है, फिर BCl3 का और फिर BF3 का। ये होता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। BI3 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, BBr3 उससे कम, BCl3 उससे कम, BF3 सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अगर इसका कारण पूछे तो कारण है बैक बॉन्डिंग। क्या कारण है, इनऑर्गेनिक है, बैक बॉन्डिंग शब्द का इस्तेमाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो ध्यान देना, ये जो एलिमेंट है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, खुद गौर करो, इनके पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर होते ही नहीं होते हैं, बहुत होते। ये जो बोरॉन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। फ्लोरीन के पास है बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ब्रोमीन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये फ्लोरीन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑब्वियसली फ्लोरीन देखो इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। जब पहले से बॉन्डिंग बनी हो और जब दूसरा एटम फिर वापस से अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहे, इसको बुलाते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो किस तरीके से देंगे, ओवरलैपिंग, इस तरीके से ये आएगी और ये आएगी, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सेम किसके बीच में भी ओवरलैपिंग होगी, BCl3 के बीच में भी, ठीक है। ऐसे सेम BBr3 के बीच में भी, ऐसे सेम BI3 के बीच में। लेकिन सवाल आता है कि मैंने BI3 को सबसे ज्यादा ही क्यों कहा, BF3 ये कैसे आ गया, तुम कहते हो कि ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया सर, इसका रिलेशन क्या है। देखो इसका रिलेशन बता,
BBr3, BF3, BCl3 ये सारे एसिड क्यों हैं? ये सारे एसिड होने का कारण है इनका वैकेंट ऑर्बिटल होना। याद करो क्या पढ़ाया था फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों लुईस एसिड होते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब देना मेरे भाई। BF3 की एसिडिक होने की ताकत कब तक है? जब उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है। पर BF3 में भाई साहब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में तो फ्लोरीन लोग इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं। क्यों? फ्लोरीन है यहाँ, 3 फ्लोरीन उसके आसपास जुड़े हुए हैं, तीनों फ्लोरीन दे रहे हैं भाई साहब। अब लोग कंफ्यूज क्या होते हैं ना, लोग कंफ्यूज क्या होते हैं बता। ऐसे देखो, ऐसे BCl में तीनों क्लोरीन दे दोगे, BBr में भी तीनों ब्रोमीन दे दोगे, Pi3 में भी तीनों आयोडीन दे दोगे। तो लेकिन मैं बताता हूँ लोग कंफ्यूज करते हैं, लोग कहते हैं सब BF3 का ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो क्यों देगा? बैक बॉन्डिंग में कंडीशन नहीं लगती। तुम देखो हमारे पास ना बहुत सारे हथियार है, कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है वो नहीं आता है। अब मान लो तुम्हारे पास वैसा तीर कमान है, तुम तलवारबाजी में तीर कमान का इस्तेमाल करोगे, कैसे होगा? सामने आ गया तलवार लेके मार देगा। तीर कमान का इस्तेमाल तो दूर से होगा ना, जब स्नाइपर काम होगा वही चीज। तो पॉइंट ये समझना, ऐसा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है, यहाँ कंसेप्ट लग रहा है ओवरलैपिंग का। तुम खुद देखो, बोरोन कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का। कौन सा पी ऑर्बिटल होगा इसका? 2p ऑर्बिटल। फ्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल का? सेकंड। इसके बाद कौन सा? 2p ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। बोरोन के बाद 2p, क्लोरीन के बाद 3p होगा, एक नीचे चलेगा, थोड़ी ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। BBr3 के बाद इसके बाद 2p, तो इसके बाद 4p, ओवरलैपिंग कम। यहाँ तो सबसे खत्म ओवरलैपिंग होगी, इसके बाद 2p है तो इसके बाद 5p हो जाएगा। हिसाब लगाओ खुद देखो, 2p 5p कहाँ ओवरलैपिंग कम है? इधर सबसे कम ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे सबसे कम आयोडीन अपनी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा किसके पास? ब्रोमीन को। तो इसकी वजह से भाई साहब यहाँ पे इसमें भी बोरोन, भाई साहब सॉरी ब्रोमीन निकल जा रहा है, बोरोन को सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और यहाँ पे भी बोरोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ भी थोड़ा तो दिया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का है BI3 में। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही तो इसका ताकत है एसिडिक होने की, इसीलिए BI3 क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो बैक बॉन्डिंग इसका कारण है। तो ये भी लिख सकते हो, पुअर ओवरलैपिंग बिटवीन क्या 2p एंड 5p, इनका बहुत कम ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन बोरॉन ऑफ BI3 के बोरॉन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। ये एप्लीकेशन है लुईस एसिड बेस की। तो पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, उसमें ये वहां तक लिखने के बाद इसका भी एग्जांपल दे सकते हो कि एप्लीकेशन देखो जितना ज्यादा लिखोगे उतना नंबर आएंगे, तो इसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमें कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीज ऑर्डर में हमने लिख दिया। ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लोग कंसेप्ट हथियार दूसरा इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो ये जो चीज है ना, कई लोगों को नई नई लगी होगी, लेकिन नई नई नहीं है। अब ये सवाल बताओ कहाँ पढ़ी है? एक तो इसी सेमेस्टर में, कहाँ? सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट के टाइम पे। एक और जगह पढ़ी है, याद करो कहाँ पढ़ी है? ये पढ़ी है कहाँ? सेकेंड सेमेस्टर, याद है? सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर हुआ करता था, आई गया सेकंड की बात है, थर्ड में था सेकंड में था, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हेलोजन हेलो एल्केन और हेलोअरीन चैप्टर आई गेस थर्ड में था या सेकंड में था, आई डोंट रिमेम्बर किस में था। सेकंड में नहीं, थर्ड में था, याद है, हाँ याद है, थर्ड में था। थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या है? हेलोजन चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलोअरीन। वहाँ पे रिएक्शन आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, SN1 और SN2। वहाँ पे आता है कि कौन सा सॉल्वेंट किसको ज़्यादा प्रिफर करता है। अगर SN1 कहाँ ज़्यादा अच्छे से होगी, प्रोटीन में और नॉन ए प्रोटीन में। तो ये समझ आना चाहिए, ऐसी चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए। तो मैं पूछा गया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोटिक एंड ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या होते हैं ए प्रोटिक? देखो सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। प्रोटिक ए प्रोटिक, देखो सिंपल भाषा में प्रोटिक सॉल्वेंट हम उनको कहते हैं ना जिसमें क्या होते हैं, ध्यान देना, जिसके पास एबिलिटी टू डोनेट
H प्लस आयन, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर H प्लस आयन डोनेट हो सकता है। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि H प्लस आयन हो सकता है, मैं कह रहा हूं H प्लस आयन डोनेट हो सकता है। क्या हो सकता है? डोनेट हो सकता है। मतलब अगर मैं डालूंगा तो वहां H प्लस आयन क्या आएगा। ए प्रोटीन का ऐसा नहीं होता है, इसमें डज नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट H प्लस आयन। ठीक है, अब H प्लस आयन डोनेट कब होगा हमें खुद पता है। जब भी H प्लस आयन डोनेट कब होगा, जब भी H प्लस आयन से एक ऐसा एटम जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तभी तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। राइट राइट। तो यहाँ तुम ये भी देख सकते हो कि इन प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन एटम इज बाउंडेड विथ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या लूजली बाउंडेड विद द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, समझ लेना। अब थोड़ा मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस तरीके से आती है, तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल बनाओ, जैसे H2O होता है, H2O में H+ होता है, हाँ, और H किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कुछ भी अल्कोहल ले सकते हो, अल्कोहल में भी H+ होता है। ये है चीजें। ए प्रोटीक के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? DMO, सॉरी DMF, क्या DMF, DMSO, ये सारे मैंने बता रखे हैं थर्ड सेमेस्टर में। किसको याद होगा तो सारे याद बताओगे, डाइमिथाइल फ्लोर, सॉरी। तो ये सारे एग्जांपल जो है वो मैंने बता रखे हैं। तो प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें एबिलिटी होती है H+ आयन को डोनेट करने की। कब होगी? जब H+ आयन एक ऐसे एटम से जुड़ा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये भी देख सकते हो इन प्रोटिक सॉल्वेंट H+ आयन इज लूजली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ए प्रोटीक में एग्जांपल H2 और अल्कोहल। ए प्रोटीक आर दो सॉल्वेंट व्हिच डज नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट H+ आयन, एग्जांपल DMF या DMSO। ठीक है, समझ आई बात? ये भी एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन पियर्सन HSAB कंसेप्ट। मैंने कहा था ना भाई साहब, फर्स्ट चैप्टर से बहुत बार सारे ही टॉपिक आए हैं, बताए जितने पीवाई के जो सारे टॉपिक आए रहे हैं। तो क्या बोले? डिफाइन पियर्सन HSAB कंसेप्ट। क्या होता है पियर्सन HSAB? पियर्सन HSAB मतलब पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, कि हार्ड एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस। तो सिंपल चीज देखो, अब नॉर्मल डेफिनेशन को लिख सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे बता रहा हूँ। हार्ड एसिड क्या होते हैं और हार्ड बेस क्या होते हैं। हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, तो ये हार्ड बेस ही बताते हैं सिंपल चीज। क्यों अभी बताता हूँ। देखो हार्ड एसिड और हार्ड बेस, देखो पियर्सन ने ना हमारे एसिड को 2 टाइप पे डिवाइड किया था, एक थे हार्ड एक थे सॉफ्ट। उसने कहा था देखो ऐसा, हार्ड एसिड क्या होंगे? ऐसे एसिडिक स्पीसीज। देखो पहली बात तो पियर्सन एसएसबी कंसेप्ट बेस है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ये बात याद रखना। उन्हें लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को मेन माना है। तो हार्ड एसिड ने कहा ना, हार्ड एसिड ऐसे होंगे जो कि स्मॉल इन साइज होंगे, स्मॉल इन साइज होंगे, सिंपल बात, जिनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। या और दूसरा कंसेप्ट, पहली चीज, दूसरी चीज उनका हाई, उनमें हाई क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, या हाई क्या होगी? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ऐसे स्पीशीज जिनमें पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होगी, वो सारे हार्ड एसिड में आ जाएंगे। ठीक है, जिनमें वैकेंट डी या वैकेंट और पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, या तो पूरे ही वैकेंट होंगे या तो पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। वो भी कौन से? डी। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। तो उन्हें कहेंगे हार्ड एसिड। और इनकी पोलराइजेबिलिटी पावर क्या होगी? बहुत छोटी। तो लो पोलराइजेबिलिटी। देखो इससे होगा क्या ना, अब इसको अगर याद है, देखो अब ये कहां से आया? फजान रूल, थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री सब जुड़ी होती है। पोलराइजेबिलिटी बताती है कि वैसा कोई कैटायन की एनायन को खींचने की ताकत, टेंडेंसी। अगर कैटायन बहुत ज्यादा पोलराइजेबिलिटी अगर इसकी ज्यादा हो जाएगी तो वैसा कैटायन जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो होगा क्या? होगा ये वैसा कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा ही नहीं, ये ध्यान दो। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, इसे हार्ड एसिड कहेंगे। एग्जांपल जैसे लिथियम Li+, Na+ हो गया, Na+ हो गया, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4,
ये हो चुका है, या मैग्नीज प्लस 7, मैग्नीज प्लस 7। देखो सारे कंसेप्ट हैं, इनका साइज छोटा होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इनके पास हाईएस्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या हाईएस्ट ऑक्सीडेटिव स्टेट है, और इन सबकी पोलैरिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे हार्ड एसिड होते हैं। सॉफ्ट एसिड मैं लिख रहा हूँ, क्या होगा, उल्टा ही तो होगा ना, हार्ड एसिड स्मॉल इन साइज तो सॉफ्ट एसिड लार्जर इन साइज। हाई पॉजिटिव चार्ज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लो पॉजिटिव चार्ज लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ वैकेंट चाहिए तो आइदर फुल्ली और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, या तो पूरा ही भरे या खाली हो तो वो थोड़ा ही हो, तो यार ना या तो फुल्ली होगा या पार्शियली फिल्ड क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पोलराइजेबिलिटी लो तो सब पोलराइजेबिलिटी हाई, सिंपल। तो इसमें लिख रहा हूँ सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिखा सकते हो, एग्जाम्पल ज्यादा हो तो उल्टा हो जाएंगे। देखो सीजियम प्लस 4 ये भी दिखा, चलो उसके एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। सीजियम का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। बेरियम प्लस 2 साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा। ये Hg प्लस 2 डी ऑर्बिटल फील्ड डी ऑर्बिटल, ऐसे करके कॉपर प्लस 2 फील्ड डी ऑर्बिटल। तो ये जो एग्जांपल है किसके हैं, सॉफ्ट एसिड के। तो इसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेम ऐसी ही चीजें ये, अब तुम्हें सिर्फ हार्ड एसिड याद करना है, ऐसे तुम सॉफ्ट हार्ड बेस याद करना, सॉफ्ट बेस भी इसका क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। हार्ड बेस भी ठीक रहता है, सेम ही रहते हैं। हार्ड एसिड का साइज छोटा था तो इसका साइज भी छोटा होता है, ये भी क्या होता है, स्मॉलर इन साइज। हार्ड बेस का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। उसमें पॉजिटिव चार्ज उसका ज्यादा होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ जो स्पीशीज होंगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां क्या चाहिए था, वैकेंट चाहिए था ना। अब यार इतना भी याद करो, एसिड है तो वैकेंट का उल्टा यहाँ क्या हो जाएंगे, फील्ड होनी चाहिए। तो याद रखना यहाँ एटम का, डोनर एटम का याद रखना, क्या डोनर एटम, खुद याद रखो ना, बेस क्या होते थे इसमें, तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, वहां चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। तो याद ना इसका क्या होता है ना, डोनर एटम का फील्ड क्या, वैकेंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो फील्ड होना चाहिए, पूरा ही भरा होना चाहिए, तो वो क्या कर सके, डोनेट कर सके, और ना ही डोनेट करने जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये सेम रहता है, इसकी भी पोलराइजेबिलिटी कम होती है, तो यहाँ भी लो पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, लो पोलराइजेबिलिटी। सिंपल बात। तो याद रखना क्या थी, स्मॉल इन साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर एटम शुड हैव फील्ड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और डोनर एटम शुड हैव लो पोलराइजेबिलिटी। एग्जांपल बता दें, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O। देखो सबके पास देखो 5 आते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, NH3, O2 नेगेटिव, RO नेगेटिव, बहुत सारी हो सकती है। अब सॉफ्ट बेस क्या लिखोगे, ठीक इसका उल्टा, स्मॉल इन साइज तो वहां क्या हो जाएगा, लार्ज इन साइज। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां क्या हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डोनर एटम है फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो वहां क्या हो जाएगा, डोनर एटम हैव क्या लिख सकते हैं, अनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या ऐसे क्या लिख सकते हैं, डोनर एटम हैव इनकम्प्लीट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ लो पोलराइजेबिलिटी तो वहां हाई पोलराइजेबिलिटी। तो ये है पियर्सन हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट। ऐसा ही एक और सवाल ध्यान रखना, कहाँ है दिखा, ये इस लाइन में याद रखना, ये हाई इलेक्ट्रॉनिक, ये इसको याद रखो। क्यों, एक सवाल आया है, क्या सवाल है मैं बता दूं, वही सवाल आप बताने वाला हूं, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ। हाँ एक और आते हैं बॉर्डर लाइन, याद रखना, एक और छोटी सी बताना बोले, बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन बेस। वो क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो हार्ड और सॉफ्ट एसिड के बीच में आते हैं उन्हें कहते हैं बॉर्डर लाइन एसिड, और ऐसे बेस जो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में आते हैं उन्हें कहते हैं बॉर्डर लाइन बेस। मैं सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है जो कि ऐसा ही है पर थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में आ गया है। देखो हाँ, ये कह रहा है हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हार्डनेस और बेस की सॉफ्टनेस कैसे बता दो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है तो बेस कैसा होगा, हार्ड होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या है, कम है, तो बेस कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये यही का है कॉन्सेप्ट। तो इसी से एक छोटे से पॉइंट से उसने नया सवाल बना दिया है, ये जानना है। तो ये चीज तो इसने ये पूछा है कि एक्सप्लेन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बेसेस अकॉर्डिंग टू क्या, ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाले पॉइंट था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बेस क्या होगा, हार्ड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेस क्या हो सॉफ्ट। सिंपल इतना है। कहां से, अकॉर्डिंग टू पियर्सन हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट।
ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन में आता है, इतना थोड़ी होगी, इसका एप्लीकेशन क्या आता है ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें हार्ड एसिड है और साथ में हार्ड बेस है। मैं यहाँ छोटी सी लिख देता हूँ, ये एप्लीकेशन यहाँ ना, एप्लीकेशन ऑफ पियर्सन हार्ड एसएसएबी कंसेप्ट, इसमें सिंपल है, अगर कंपाउंड में हार्ड एसिड है और हार्ड बेस है तो याद रखना ये स्टेबल कंपाउंड है। ऐसे सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस है तो ये भी रखना है क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर हार्ड एसिड के साथ किसने बॉन्ड बना दिया, सॉफ्ट बेस ने, तो वैसा भी स्टेबल नहीं है। और सॉफ्ट एसिड के साथ किसने बॉन्ड बना दिया, हार्ड बेस ने, ये भी स्टेबल नहीं है। एग्जांपल बताता हूँ, देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो एग्जांपल आता हूँ इस चीज का, अब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ये होता है। देखो अगर मैंने ये बनाया, याद रखना क्या, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड, देखो लिथियम फ्लोराइड है और जैसे सीजियम आयोडाइड है। देखो लिथियम का साइज छोटा स्मॉल इन साइज, हार्ड एसिड। फ्लोरीन बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हार्ड बेस, तो ये कैसा है, हार्ड एसिड हार्ड बेस, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सीजियम का हाई, देखो स्मॉल साइज, सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है तो क्या, सॉफ्ट एसिड। और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो क्या क्या होगा, सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, बढ़िया कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये होता बेरिलियम आयोडीन और बेरियम फ्लोराइड, ये कॉम्बिनेशन देखो, ये कॉम्बिनेशन देखो, बेरिलियम स्मॉल इन साइज, हार्ड एसिड, आयोडीन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इन साइज, सॉफ्ट बेस। तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया हार्ड का और सॉफ्ट का। बेरियम लार्ज इन साइज, सॉफ्ट बेस। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी सॉफ्ट एसिड, और फ्लोरीन हार्ड बेस, यहाँ हार्ड और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करूंगा तो ऐसे एक्सचेंज करेंगे, ये वाला हार्ड है ना, ये हार्ड को पकड़ लेगा, ये सॉफ्ट है तो ये सॉफ्ट को पकड़ लेगा, इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, पियर्सन हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट की। तो अगर ये आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पियर्सन हार्ड बेसिंग कंसेप्ट, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के कंसेप्ट है बेस्ड, और ये बताता है कि कौन सा एसिड हार्ड होता है, बेस होता है। फिर इसके अकॉर्डिंग हार्ड एसिड ये होते हैं एग्जांपल, फिर सॉफ्ट एसिड ये होते हैं, फिर हार्ड बेस ये होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फिर बॉर्डरलाइन एसिड क्या होते हैं जो इनके बीच में आते हैं, बॉर्डरलाइन बेस होते हैं जो इनके बीच में आते हैं। फिर एप्लीकेशन 6 मार्क्स क्वेश्चन, 6 में से 6 मार्क्स डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ एक्टिनाइड को लिखो, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट लिखो। देखो ए ब्लॉक का क्वेश्चन आ चुका है, ए ब्लॉक का क्वेश्चन आ चुका है। ये एन क्या है, एक्टिनाइड है, ठीक है। एक्टिनाइड में ये एक शॉर्ट नोट है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एक पार्ट है इसका, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ एक्टिनाइड। देखो एक्टिनाइड की ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की खास बात क्या है, चलो थोड़ा सा तो रहने दो। ऑक्सीडाइड की स्टेट की खास बात क्या होती है तुम्हें पता होना चाहिए। एक्टिनाइड जो जनरल, देखो याद, एक्टिनाइड का जो जनरल होता है, क्या होता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। तो जनरली जितने भी एक्टिनाइड है वो हमेशा +3 में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्टिनाइड सिर्फ +3 शो नहीं करते, ये डी ब्लॉक की तरह ना बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कहां तक, +7 तक। तो अप टू +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो मैं +7 की भी दिखते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे संजय, तो सर लिखोगे द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड इज +3। बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड आल्सो शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7। कारण क्यों है ये कारण, देखो कारण ये है ड्यू टू द, देखो कहां से आता है, +3 से प्लस अप टू +3 से +7 तक। अगर कोई पूछे कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कारण क्या है, तो याद रखना वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। याद रखना क्या, याद रखना कि होता ये है कि एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किस केस में, 5f67s, 5f6d और 7s। याद करो हमने पढ़ा था क्या, डी ब्लॉक हमने पूछा था, वैसा डी ब्लॉक में ऐसा क्या है कि ये इजीली इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो वहां कारण था वैसा। इसका जो डी होता है n-1d और ns, ये बहुत पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ns से निकलते हैं तो n-d से भी निकल जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 12 तो ऐसे निकल जा सकते हैं, पर इतना दिखाते नहीं है, मैक्स टू मैक्स 8 ही तक दिखाते हैं। सेम ऐसे इस S से निकल लेंगे, इस D से भी निकल सकते हैं, इस F से भी निकल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इनका एनर्जी गैप होता है। जैसे D में कमी रहते हैं, S और F में रहते हैं, तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है कहाँ, F ब्लॉक की कंडीशन। अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं ना 4f 5d और 6s,
इनमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इनमें एनर्जी गैप कहाँ लेंथेनाइड है। तो याद रखना लेंथेनाइड मैक्सिमम +3 दिखाते हो, इतना कुछ नहीं दिखाते, ये क्वेश्चन आ रखा है। अब ये क्वेश्चन में रहूंगा तो एक्टिनाइड की ऑक्सीडेटिव स्टेट में शॉर्ट नोट लिखना है। तो जनरल तुम लिख दोगे कि एक्टिनाइड की जनरल ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी होती है +3, लेकिन ये +3 के अलावा +3 से +7 तक भी दिखाते हैं। कारण क्योंकि 5f 6d और 7s में क्या एनर्जी गैप बहुत क्या होता है, कम होता है। ये बात याद रखना। तो ये था आपका शॉर्ट नोट। तो इसमें ज्यादा 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स क्वेश्चन था, इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है गौर को पूछिए कि वैसा क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और क्या इसके क्या है कॉन्सिक्वेंसेस है। तो याद रखना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। देखो सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझना पड़ेगा, पॉइंट समझना। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो लेंथेनाइड के एलिमेंट है ना उनका साइज में डिक्रीज आता है। होता क्या है, तो सिंपल है ना, डिक्रीज इन द साइज ऑफ क्या लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की साइज में डिक्रीज आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल भाषा में लोग कहते हैं कि कोई खतरनाक चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई खतरनाक चीज नहीं है ये बहुत सिंपल चीज है। ये कहती है भाई साहब कि लेंथेनाइड के एलिमेंट का जो साइज होता है उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज आ जाता है। ये डिक्रीज आने का कारण होता है पुअर, क्या होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग, एफ सबशेल है, एफ सबशेल की शील्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम हो जाती है। तो न्यूक्लियस ऐसा देखो, ऐसा है ना, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ एफ है, तो यहाँ 60 है, तो ये एफ इसे रोक ही रहा है, तो ये सीधा 60 को पकड़ता है, मतलब खींच देता है। तो एफ सबशेल की शील्डिंग इतनी पुअर होती है जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें न्यूक्लियस का बहुत हायर अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन या सिंपल कहते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्ट होता है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज की वजह से लेंथेनाइड का क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सवाल आता है क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस आते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है जिसके चक्कर में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो आता है डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का साइज इतना बराबर साइज में देखो जनरली बढ़ना चाहिए, ठीक है, पर वो घट जाते हैं, तो लगभग बराबर हो जाते हैं, साइज हो जाता है सेम। तो अगर मैं दो लेंथेनाइड एलिमेंट के कंपाउंड को मिला दूं, वो दोनों सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, तो अलग होंगे नहीं। तो यार ना हमें क्या आता है, सेपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हम लिख सकते हैं since the change in ionic radii is very small, the chemical properties are very similar. This makes the separation of lanthanide is in pure state are difficult. याद रखना ये क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं। कैसे ऐसे जैसे इनकी बेसिक होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी भी हम लाते हैं, पर पॉइंट क्या है, ये क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगली चीज क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ा है डी ब्लॉक में कि साइज ऑफ क्या 4d and 5d is same। 4d एलिमेंट और 5d एलिमेंट का साइज सेम हो जाता है। 4d और 5d का साइज सेम नहीं होना चाहिए, जनरली डिक्रीमेंट इंक्रीज आता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, टाइटेनियम साइज होता है 132 पिकोमीटर, इसके नीचे आता है तुम्हारा जर्कोनियम साइज होता है 160 पिकोमीटर, इंक्रीज हो रहा है। हाँ क्यों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि सबशेल बढ़ जाते हैं। जर्कोनियम के नीचे आता है हॉफनियम, आता है हॉफनियम से पहले आ जाते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट। तो जनरली 160 से कहाँ जाना चाहिए, 180 200 बचना चाहिए, पर यहाँ आ जाता है 158। ये जो ज्यादा जो घट जाता है ये ही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। क्यों, इससे पहले लेंथेनाइड एलिमेंट आ जाते हैं, इसकी वजह से देखो जनरली इंक्रीज होना चाहिए, पर क्या हो सकता है, घट जाता है। इसी का ये भी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है। इससे होता क्या है, एक और कार्य, ये तो है दूसरा। तीसरा कारण है बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का बेसिक कैरेक्टर, तीसरा कारण है बेसिक कैरेक्टर में भी दिक्कत आती है। देखो बेसिक कैरेक्टर की दिक्कत किस तरीके से आती है, ध्यान से सुनना। देखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड रेगुलरली डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनाइड LH का LUH। तो लेंथेनाइड में सबसे पहले आता है लेंथेनम ट्राइऑक्साइड हमने बनाया, ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाया। इससे अगर लास्ट बता तो आता है लुथीशियम, मैंने लुथीशियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बना दिया। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुथीशियम ट्राइऑक्साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे होता ये है कि भाई साहब बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। क्यों,
क्योंकि दिक्कत है भाई साहब Ln+3 का साइज है। Ln+3 का साइज बड़ा होता है Ln+3 से, सॉरी Lu+3 से। क्यों घट रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है लेंथ का। साइज डिक्रीज होगा तो ये हायर कैटायन, अब तुमने पढ़ा है वैसा कैटायन जितना ज्यादा साइज जो छोटा होता है वो एनायन को टाइटली पकड़ जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे पहले चले गया कि बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है किसके बीच में? Ln+3 और OH आयन की वजह से, जिसकी वजह से OH आयन का निकलना है। क्यों? आर्यनियस एसिड बेस कंसेप्ट भूल गए? OH आयन निकलने वाली स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। गलत थोड़ी है, लिमिटेशन है तो काम तो फिर भी आता है, ये याद रखना। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसके? लेंथेनाइड कंट्रक्शन की। हमने अच्छा लेंथेनाइड को समझाया कि होता क्या है। ये लेंथेनाइड के एलिमेंट में साइज का डिक्रीमेंट आने की को कहते हैं। क्यों आता है डिक्रीमेंट? क्योंकि F सबस्ट्रेट की सिग्नलिंग बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं? डिफरेंट डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड का सेपरेशन में डिफिकल्टी। 45D का एलिमेंट साइज जो होता है सेम हो जाता है। ये देखो 168 158। बेसिक कैरेक्टर वैसा डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि साइज कैटायन का डिक्रीज कर जाता है। ये कारण ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस किसके? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। अगला क्वेश्चन है आर्यनियस और ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट को समझाओ। मैंने कहा था ना सब आ रहे, कोई हर साल में से ही आ रहे, कभी एक आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी एक आ रहा है। तो आर्यनियस और एसिड बेस बहुत सिंपल। देखो आर्यनियस क्या पढ़ी? एसिड होते हैं H+ को डोनेट करने वाले, बेस होते हैं OH- को डोनेट करने वाले। तो species which can donate H+ ion called as acid according to Arrhenius, and those species which can donate OH- ion according to OH- ion are base according to Arrhenius। एग्जाम्पल भी है, देख लो। HCl H+ देता है, NaOH OH- देता है, ठीक है। ब्रोंस्टेड ने भी सेम ही ट्रिक पकड़ी। इसने कहा वैसा मेरी तरफ से एसिड भी सेम ही है, क्या? जो H+ को क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसने कहा मेरी तरफ से बेस भी सेम ही है, बेस सेम नहीं है, बेस ने कहा बेस अलग अलग है मेरी तरफ से। उसने कहा इस बार OH को डोनेट नहीं, बेस से एक्सेप्ट कराता है, जो H+ को करेगा एक्सेप्ट करेगा। एग्जांपल ये तो HCl ही है, इधर क्या आ जाएगा? NH3 अमोनिया, ठीक है। सबके अपने अपनी देखो एप्लीकेशन है। क्या है इसकी एप्लीकेशन? इसकी एप्लीकेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन होते हैं? जिनकी आयनाइजेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, जो हाईली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जो कम आयनाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। इसने बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। इसने कहा था वैसा HCl निकल रहा है, HCl अगर H+ दे रहा है, H+ अगर HCl का एसिड है तो Cl- बेस की तरह काम करेगा। इसका फायदा ये था कि ये चार्ज स्पीसीज को भी क्या बताता था? चार्ज स्पीसीज की भी एसिड बेस को, चार्ज स्पीसीज की क्या बता सकता था? क्या एसिड और बेस को कर सकता था। तो सबके अपने अपने एप्लीकेशन थी। लिमिटेशन दोनों की हुई थी कि वैसा अगर मैं AlCl3 ले लूं, ये तो वैसा गजब चीज थी AlCl3, इसके बाद ना H+ है फिर भी एसिड कैसे है ये? तो ये क्या थी? दोनों की क्या थी? ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लूं, बेस कैसे है ये? इसके बाद तो H+ है ना, एक्सेप्ट करने के लिए ना OH- से डोनेट करने के लिए। वैसे है OH- इसके बाद हो सकता है, तो पानी में डालोगे तो हो सकता है। हाँ, पानी में डालने से आता है। ये कहता था कहाँ? H2O में। कहाँ? H2O में अगर तुम H+ आयन को डोनेट करोगे और OH- डोनेट करोगे तब होगा। ये कहता था कहीं भी चलेगा, एनी सॉल्वेंट, यार बिना सॉल्वेंट की भी कर देगा। ब्रोंस्टेड ने सिंपल ये बात की थी। तो ये आयनियस और ब्रोंस्टेड सॉल्व कर सकती है, याद रहती है, कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, पढ़ सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी अगर बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो वैसा इंपॉर्टेंट B4 से इम्पोर्टेंट करके प्लेलिस्ट है, उनके वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 वीडियो है, वो भी आधे आधे घंटे की, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2x पे भी देखोगे 15 मिनट में सारी वीडियो खत्म, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डिफाइन लेंथेनॉइड। हमने शॉर्ट पे लिख रखे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं डिफाइन लेंथेनॉइड्स, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स आयनिक रेडियाई और इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। ये सारी चीजें हमें समझानी किसकी? लेंथेनाइड की। हमें लेंथेनाइड को भी समझाना है कि क्या होते हैं, और हमें ये भी समझानी है कि वैसा लेंथेनाइड की ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लेंथेनाइड क्या होता है? देखो लेंथेनाइड ऐसे एलिमेंट होते हैं,
देखो बताऊं, द एलिमेंट which have last electron enters in 4f orbital are called as 4f block element या lanthanide। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है 4f में आता है, उनको हम क्या कहते हैं, याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन। मैंने बता रखा है इस लेक्चर में कि क्या अंतर होता है, किसी ने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया ना, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है 4f में, उन्हें कहते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं। ये सारी लिस्ट अब याद होनी चाहिए, क्या क्या थे, सीरियम, पैरासोडियम, नियोडीनियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्मियम, होलिनियम, अर्बियम, थूलियम, येटरबियम और लुथीशियम। ये सारे क्या होते हैं हमारे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना 14 एलिमेंट आते हैं इसमें, इनको हम एक और भाषा में कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे तो याद ना, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एलिमेंट याद होनी चाहिए। तो याद नाम शुरू करेंगे यहाँ से देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो जनरल पता होना चाहिए ना। जनरल इनका होता है 4 है, देखो जेनॉन के बाद आते हैं 54 जेनॉन, फिर 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 ही रहते हैं मिक्स टू मिक्स, और फिर 6s, यहाँ भी एक्सेप्शन 1 से 2 घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ याद है, ठीक है। तो अब वैसा हमें पता होना चाहिए वैसा एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन में एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो याद रखना, तो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो हो सकते हैं सीरियम, पैरासोडियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, सामरूनियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोशियम, होलिनियम, अर्बियम, थूलियम, येटरबियम और लुथीशियम। ये सारे एलिमेंट आते हैं कहाँ के, हमारे लेंथेनाइड के। ठीक है, सबके सामने क्या रहता है 54 जेनॉन सबके सामने रहेगा। मैं ऐसे लिखता हूँ, इनके एफ में कितना आएंगे, डी में कितना आएंगे और एस में। मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे 4f के ऊपर वो नंबर लिखते जाना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी जनरली याद हो, ये चीज याद रखना। देखो 6s2 हमेशा रहेगा, इसमें 2 हमेशा रहने वाले, हमेशा 6s में तो हमेशा ही 2 एलिमेंट रहेंगे, 1 एलिमेंट कभी आएगा। तो यहाँ पे भी 1 क्यों लिख सकते हो, डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, 1 आ नहीं रहा तो क्या लिखना है। ठीक है, 6s में तो हमेशा क्या रहेगा 2 रहेगा। अब तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन, सबसे पहले सीरियम याद रखना है, क्या सीरियम, क्या याद रखना है गैडोलिनियम याद रखना है, क्या गैडोलिनियम, और फिर याद रखना है लुथीशियम याद। और एक चीज याद रखना है, सीरियम से पहले लेंथेनम आ चुका है, तो नंबर 1 लेंथेनाइड आ चुका है, वो यहाँ लिखते नहीं है, लेंथेनम आ चुका है। यहाँ से 4 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा 14 में। ठीक है, एक्सेप्शन ध्यान देना बता रहा हूँ, एक्सेप्शन क्या आते हैं देखो, ऐसा चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सिंपल बात, सिंपल बात। वैसे एक को समझ आ गया होगा, गड़बड़ हो गई है, कहाँ गड़बड़ हुई है देखो, मैं तो बता दूं 15 में आ सकते हैं, एफ में होता है 7, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, यहाँ पे गड़बड़, इसलिए एक्सेप्शन है। अब ठीक है, अब याद रखना जहां जहां पे एक्सेप्शन नहीं है, सीरियम में, गैडोलिनियम में और लुथीशियम, इसके अलावा जहाँ भी है वहाँ डी में कितने रहते हैं 0, इसके अलावा वाले में सब में क्या रहते हैं 0 रहते हैं, डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। लेकिन भाई साहब जहाँ पे कहाँ सीरियम में, गैडोलिनियम में और लुथीशियम में, इन्हीं 3 जगहों में डी में एक इलेक्ट्रॉन होके आता है, एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया है ये कहीं से तो आएगा नहीं, कहाँ का जाएगा, एफ का तो जाएगा ना। तो एफ के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर चल गया तो कितना बचा, एक ही बचा। एफ के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर चल गया तो कितना बचा, 7 ही बचे। एफ के पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर चल गया तो कितना बचा, 14 बचे। ये रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन कहा सीरियम में, गैडोलिनियम में और लुथीशियम में, याद रखना। ठीक है, सिंपल बात। क्वेश्चन करना, एस में हमेशा 2, सीरियम याद है ना, लेंथेनम पहले आ चुका है तो 1 आ चुका है, कहां से होगा 2 से लेके 15 तक लिख दो। एक्सेप्शन कहां, सीरियम, गैडोलिनियम और लुथीशियम, एक एक कहां बढ़ेगा डी, बाकी सब में 0, और एक एक कहां से जाएगा, यहीं से कटेंगे वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना लेंथेनाइड, जनरल लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +2, जनरल देखो
ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +2, सॉरी +3 जनरल, लेकिन कभी कभी +2 और +4 भी दिखा सकते हैं। तो सिंपल है ओके, ऑल lanthanide element exhibit +3 oxidative state as common oxidative state, but due to the configuration stability some lanthanide can also show +2 and +4 oxidation state। ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन स्टेट की भी। अब उसने कहा IR मतलब आयनिक रेडियाई। सिंपल बात याद ना, आयनिक रेडियाई तो मैं बनाने वाला हूँ, इसका तो बहुत फेमस ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आना है, ठीक है, ये ग्राफ आता है, ठीक है। अब मैं खाली स्टाइल बताता हूँ। ये होता है लैंथेनाइड, ठीक है, और ये इसके बाद सीरियम, और यहाँ पे जो पीक जाता है ये यूरोपियम का जाता है, और ये वाला पीक जो आता है वो यूटरबियम का जाता है। बाकी सब अपने हिसाब से बात है। यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा, समरूनियम, यूरोपियम से पहले समरूनियम, और यूटरबियम से पहले थूलियम, और थूलियम अगर इधर है तो लास्ट पे आ जाएगा क्या, लुटीशियम। बस ये याद रखना, आयनिक एग्जाम में सब ये याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें बीच में बताएंगे पैरासोडियम, ब्रोमियोडिना, प्रोमिथियम, यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे इसके नीचे इधर आएंगे, बाकी इधर आएंगे, सिर्फ 2 पीक जाएंगे ऊपर, और भी इधर आएंगे। कौन से यूरोपियम के बाद क्या है, यहाँ पे आ जाएगा गैडोलिनम, लिख देते हैं, ये आएगा गैडोलिनम, इसके बाद आएगा टर्बियम, टेस्टोनियम, होलियम, अर्बियम, ये 4 आते हैं इधर, फिर थोलियम से फिर ऊपर जाएगा ना। अब सवाल यही पूछता है, इसने आयनिक पूछा, एटॉमिक रेडियस का सिंपल रहता है, डाउन होता है, आयनिक का ये ग्राफ रहता है। अब ये सवाल बड़ा ध्यान से होना, आयनिक क्यों होता है, देखो इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस, सॉरी इन केस ऑफ जनरल लिखना, आयनिक रेडियस जनरली कम ही रहते हैं, तो एटॉमिक रेडियस नहीं रहते हैं। आयनिक रेडियस की अगर बात करूं, इन केस ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथ, आयनिक रेडियस तुम किसी का +2 किसी का +3 देखोगे नहीं, जनरल का +3 है तो सबके का देखोगे लेंथ ना +3, ठीक है। और इसमें जोड़िए, ये एटॉमिक रेडियस है, देखो एटॉमिक रेडियस पूछा है इसमें, आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इन द केस ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लैंथेनाइड, यूरोपियम एंड ytterbium has exceptionally high bigger size due to the s electron in their lattice। याद ना, इसमें होता क्या है कि लैटिस में जो s के इलेक्ट्रॉन आते हैं बहुत बड़े बड़े फिट हो जाते हैं, इसलिए इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई हो जाता है। ये जनरल डायग्राम ही है, बट इसमें मेनली आयनिक रेडियस कुछ है। आयनिक रेडियस में क्या होता है, इन द केस ऑफ ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड द रेगुलर डिक्रीज ऑफ आयनिक, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें रेगुलर डिक्रीज रहता है। नॉर्मल आयनिक रेडियस में ये इस तरीके से रहते हैं, डिक्रीमेंट आता है, क्यों, ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहीं समझ में आएगा, कारण लिख देना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वही होगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज आ जाता है, तभी तो La और Lu में डिक्रीमेंट आता है। तो La ज्यादा बेसिक होता है Lu के कंपैरिजन में, ठीक है, याद आया, ठीक है। लास्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सिंपल भाषा में बताऊं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन द लैंथेनाइड एलिमेंट और देयर आयन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे शो 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर, पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक। सिंपल बात। देखो तो ज्यादातर द लैंथेनाइड एलिमेंट व्हिच कैन रिपल, याद ना, देखो पहले पैरा के बाद क्या होता है, सिंपल बात है, दो लैंथेनाइड एलिमेंट व्हिच कैन अट्रैक्ट द वीकली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखना सारे ही क्या होते हैं, ये देखो सारे क्या होते हैं हमारे सब में, ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक जगह को छोड़िए, ये वैसा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखो यटरबियम के बाद नहीं है, इसके चौथे यहाँ फुल, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी फुल। तो यटरबियम जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। यटरबियम इकलौता होता है जो क्या होता है वैसा डायमैग्नेटिक होता है, इकलौता यटरबियम। अब इनको बनाने हैं तो एक काम करते हैं, सीरियम में से 2 निकाल देते हैं, तो C+2, डायमैग्नेटिक से 2 यहाँ निकालेंगे, 3 4 C+4 डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसे करके तुम निकाल देते हो, तो 2 3 इतना ही निकालोगे, 2 यहाँ से 5 Pr+5 इतना नहीं देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं Ln+3 Lu+3, यहाँ भी देखो, यहाँ देख सकते हैं, 2 यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से, तो सिंपल लुथीशियम+3, ये भी हो जाएगा लुथीशियम+3। ऐसे लैंथेनाइड का भी होता है तो La+3, ये सारे होते हैं डायमैग्नेटिक जनरली, और सारी क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, और चीज आप एक चीज याद रखना, दूसरी चीज क्या रखना है, इसमें जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बिहेवियर का, वो बचपन वाला नहीं होता है, S×S+1 S+2, ये ऐसा ही कुछ, ये नहीं होता, मतलब N×N+1 वाला, सही। यहाँ होता है नया फॉर्मूला, ये होता है √4s × S+1
प्लस एल इंटू एल प्लस वन बोर मैग्नेटॉन, ये होता है फॉर्मूला। इसमें जो एस है वो है स्पिन क्वांटम नंबर और ये एल जो है वो है एंगुलर क्वांटम नंबर। ये चीज याद, एंगुलर क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जानना। ये था लेंथेनाइट के बारे में सारी चीजें, ठीक है। तो इस लेक्चर में देखिए इतना बस समझना बचा, क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन अभी भी बहुत हैं, एक ही लेक्चर में लगा दूंगा, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, अपलोड करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट बना रहा हूँ। पार्ट 1 हो चुका है खत्म। पार्ट 1 में कहाँ से क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक से। पार्ट 2 में क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक से और कहाँ से, तुम्हारे फिजिकल से। एक और वीडियो आएगी, इतनी ही लंबी होगी, उसमें सारी, इससे भी लंबी हो सकती है वो, तो 2-2.5 घंटे की लेक्चर हैं, आराम से देखोगे हो जाएगा। और मैं गारंटी कहता हूँ सवाल नहीं से आएगा, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। याद रखना, इन सारे क्वेश्चनों को अगर अच्छे से कर दिया बस आराम से। अगर नहीं आ रहा समझ, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वाले लेक्चर है, सब देख लो, उनसे भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रही या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।